24 मार्च 2011 की रात भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की मैच थी। ये कोई नॉर्मल मैच नहीं थी, ये थी वर्ल्ड कप 2011 की सेमीफाइनल मैच। पूरे भारत भर के फैन टीवी के साथ चिपक कर उस दिन युवराज सिंह का तांडव देख रहे थे। अब दोस्तों थोड़ा इमेजिन कीजिए, आप मैच की कुछ ओवर मिस कर दो और थोड़ी देर के लिए ही बाहर जाओ कि कोई आपके घर के अंदर घुसकर आपके घर के सबसे वरिष्ठ आदमी आपके दादा को 20 से ज्यादा चाकू के घाव मारकर वहीं पर ही काट उतार दे, और जब आप वापस आओ तब आपको कैसा सदमा लगेगा। अब आपको दोस्तों ये कहानी फेक लग रही होगी, लेकिन उसी दिन उसी मैच के दौरान ऐसा हादसा पुणे शहर के अंदर हो चुका था। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अक्षय। आप देख रहे हैं मिस्टर क्रॉपटे का स्पेशल केस एपिसोड। ये कहानी है पुणे के विजय दामधर की, जो 24 मार्च 2011 की रात अपने बंगले में आराम से क्रिकेट मैच देख रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद उसके डेथ सर्टिफिकेट के अंदर दर्ज हुआ कि 20 से ज्यादा चाकू के घाव। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 20 से ज्यादा। अब दोस्तों इस केस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये केस अनसॉल्वेड है, लेकिन आप लास्ट तक पहुंचोगे तब तक आप भी इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको भी लगेगा कि इस केस के अंदर कातिल आखिरकार कौन था, क्योंकि पुलिस ने हर तरह के दाव पेच आजमा लिए थे लेकिन अभी तक कातिल का पता नहीं चला था। लेकिन ये स्टोरी इसीलिए इम्पोर्टेंट है और इस केस को मैंने इसीलिए सुना है क्योंकि ये केस मैंने जब पढ़ा तब मेरे को भी लगा कि ऐसी अनसॉल्वेड मिस्ट्री आप लोगों तक भी मेरे को बतानी चाहिए या शेयर करनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों इस केस को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते इस केस को। यह पुणे का वाचू परिसर है, जहाँ की हर गली में शांति रहती है। यहाँ बंगलों की चिड़ियों पर चप्पल के साथ कुत्ते खेलते भी रहते हैं, तब भी घर के लोग बाहर आकर कुत्ते को कुछ भी नहीं कहते। बच्चे फुटबॉल के मैदान के अंदर दौड़ते हैं और बुजुर्ग शाम के समय इकट्ठा होकर चाय की दुकान पर जाते हैं और एक साथ बैठकर दुनिया भर की कहानियां सुनते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और चाय की चुस्की आराम से लेते हैं। इन सभी के बीच विजय दामधर साहब का एक परिवार भी है। विजय दामधर साहब 68 साल के एक सभ्य और पढ़े लिखे इंसान हैं। पुणे यूनिवर्सिटी से उसने एमटेक की डिग्री हासिल की हुई है और 35 सालों तक राज्य के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर वो नौकरी कर चुके हैं और अभी वो अपने फैमिली के साथ एक रिटायरमेंट की खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। घर के अंदर अमित जो कि 35 साल का है, बहू प्रीति 33 साल की है और एक 8 साल की बच्ची साक्षी। कुल मिलाकर 4 लोगों का एक मिडिल क्लास फैमिली परिवार बहुत हैप्पी और खुश है। दामधर साहब का दिनचर्या बिल्कुल नियमित था, यानी कि एक जैसा ही था। सुबह 6 बजे उठना, अखबार पढ़ना, दोपहर में बगीचे की देखभाल करना और शाम को टीवी देखना, और टीवी पर भी खास क्रिकेट देखना। खासकर जब वर्ल्ड कप का मैच होता था या पूरा वर्ल्ड कप जब भी होता था तब वो टीवी के साथ ही चिपक कर उसकी न्यूज और मैचें देखा करते थे। अब 24 मार्च 2011 के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक सेमीफाइनल मैच हो रही थी। पूरे भारत भर के अंदर जश्न का माहौल था और इस माहौल के बीच दामधर साहब का परिवार भी मौजूद था या शामिल था, क्योंकि उस दिन भारत ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने लीड बना रहा था और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। अब शाम के करीब 6:30 बजे हो गए कि दामधर साहब का परिवार एक साथ डिनर करने के लिए इकट्ठा हुआ था और टेबल पर कुछ इस तरीके से बातें हो रही थी। अमित, आज अगर ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया तो फिर कमाल हो जाएगा पापा। दामधर साहब, हाँ अगर आज भारत जीत गया तो फिर श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप जीतना तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। प्रीति, साक्षी खाना जल्दी खत्म करो, स्कूल का होमवर्क भी करना है अभी। अब रात के करीब 8 बज चुके थे। डिनर के बाद अमित, प्रीति और साक्षी अपने अपने कमरे में चले गए थे। दामधर साहब अकेले हॉल में टीवी के सामने अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर मैच देखने लगे। यह उसकी रोजाना आदत थी। अब रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अमित ऑफिस का कुछ काम निपटाने के लिए बाहर गया हुआ था। प्रीति साक्षी को पढ़ा रही थी। घर में सिर्फ दामधर साहब अकेले बैठे थे और टीवी की आवाज और कॉमेंट्री की आवाज के अलावा पूरा मोहल्ला और पूरा घर शांत था। जब रात के 9:30 बजे अमित और प्रीति वापस हॉल में आए तो मैच तो अभी भी चल रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। पापा की कुर्सी खाली थी। मैंने सोचा शायद वो बाथरूम गए हों, लेकिन फिर मैंने देखा कि पिछले दरवाजे की चेन खुली हुई है और फ्लोर पर कुछ अजीब निशान थे। मुझे लगा कि शायद कोई चीज गिर गई है, लेकिन जब मैंने फ्लैशलाइट ऑन की तो जो दिखा वो हॉल के कोने में टीवी की नशीली रोशनी में दामधर साहब का शरीर खून के पुल में पड़ा था। चेहरे पर दर्द की लकीरें थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर अनगिनत घाव थे। फिर परिवार ने 9:45 पर पुलिस को कॉल किया और इस घटना के तुरंत पहले ही जब उसको पता चला तो उसने तुरंत एम्बुलेंस को भी कॉल किया था। लेकिन जब उसको पता चला कि दामधर साहब की मौत तो पहले से हो चुकी है तो उसने एम्बुलेंस को कैंसिल कर दिया। जब हमारी टीम पहुंची तो यह साफ था कि यह कोई सामान्य लूटपाट नहीं थी। मृतक के शरीर पर 23 चाकू के घाव थे, छाती, पेट, गले और हाथों पर। यह दिखाता था कि हत्यारा बेहद क्रूर था और उसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं था,
अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि मौत के लिए जो वेपन चाकू यूज किया गया था वो घर के किचन से ही लिया गया था और आरोपी ने घर में एंट्री लेने के लिए घर के पीछे वाले दरवाजे का यूज किया था और घर में से सिर्फ दो ही चीज गायब हुई थी। पहला गैस एजेंसी का 1500 रुपए का जो कैश रखा हुआ था वो, और दूसरा दमदार साहब का पर्स। और इस पूरी घटना को सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही अंजाम दिया गया था, यानी कि 8:45 से 9:15 के बीच में ही ये घटना पूरी हो चुकी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि पूरे मोहल्ले में किसी ने भी सीख या पुकार नहीं सुनी थी। उसके पीछे की वजह यह थी कि वर्ल्ड कप के कारण हर घर की टीवी के अंदर तेज आवाज चल रही थी और हर कोई वर्ल्ड कप की मैच देखने में मशगूल था, जिसकी वजह से हत्यारे को परफेक्ट टाइमिंग मिल गई थी और उसी का फायदा उसने उठा भी लिया था। अब पुलिस वालों ने भी अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। अब सबसे पहले पुलिस वालों ने गैस एजेंसी का संपर्क किया था, क्योंकि गैस एजेंसी के साथ दामदर साहब का कुछ अलग ही कनेक्शन हो रहा था। उस दिन सुबह दामदर साहब ने गैस सिलेंडर का पेमेंट किया था, 15,000 रुपए कैश घर में रखे थे, वो चोरी हो चुके थे। तो पुलिस वालों ने तुरंत गैस एजेंसी के सभी 25 कर्मचारियों की पूछताछ की थी, लेकिन गैस एजेंसी के मैनेजर का बयान कुछ इस तरीके से था। हमारे यहाँ सभी कर्मचारी पुराने और भरोसेमंद हैं। धामधर साहब हमारे 15 साल के कस्टमर थे। कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर दूसरा शक पुलिस वालों को स्थानीय अपराधियों पर था। पुलिस ने आसपास से 300 से ज्यादा छोटे मोटे अपराधियों की लिस्ट बनाई थी। चोरी, सीना जपेटी के पुराने कई केसों को खंगोला गया था, लेकिन उसके साथ भी दामदर साहब का कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा था। अब पुलिस के पास आखिरी संदेह करने के लिए पारिवारिक कनेक्शन ही था, जिसकी वजह से उसने दामदर साहब की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, व्हीलचेयर की पूरी जानकारी ले ली। लेकिन पारिवारिक विवादों के अंदर भी ना कोई पैसों का झगड़ा था, ना ही कोई अदर मामला सामने आ रहा था। अब पुलिस की समझ में यह नहीं आ रहा था कि पुलिस इस पूरी थ्योरी को किस तरीके से सॉल्व करेगा। अब पुलिस से पहले ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जांच के दौरान कुछ अजीब सी चीजें सामने आई थी, जिन्होंने पुलिस वालों को और ज्यादा परेशान कर दिया था। पुलिस वालों को कुछ ऐसे क्लू मिले थे जिसकी वजह से ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, जिसके अंदर पहला क्लू था परफेक्ट टाइमिंग का। हत्यारों को पूरी जानकारी थी कि दामदार साहब कब अकेले हो गए, घर का लेआउट क्या है और पैसा कहाँ रखते हैं, जिसकी वजह से एक बात कंफर्म हो गई थी कि यह जानकारी कोई अनजान व्यक्ति के पास नहीं हो सकती, यानी कि कोई करीब शख्स ही ये कारनामा कर सकता था। अब क्लू नंबर 2 था साइलेंट अटैक। अब 23 गांव होने के बावजूद भी कोई भी सीख या पुकार नहीं सुनाई दी थी कि दामदार साहब को पहले से बेहोश कर दिया गया था, या फिर दामदार साहब को पता था, या फिर दामदार साहब को पहले से हत्यारे की जानकारी थी, लेकिन दामदार साहब उसके सामने कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। और लास्ट वाली थ्योरी यही कहती थी कि सिलेक्टिव चोरी थी, मतलब घर के अंदर बहुत सारे कीमती सामान थे, सोने थे, गहने थे, इलेक्ट्रॉनिक के कई सारे और भी गैजेट थे, लेकिन सिर्फ कैश की ही चोरी की गई। यानी कि ये बात साफ थी कि कोई प्रोफेशनल चोरी का केस तो था ही नहीं, जिसकी वजह से पुलिस और ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि तो फिर ये हत्या हुई तो हुई किस बेसिस पर। हमने सीसीटीवी कैमरे ढूंढे, पड़ोसियों से बात की, फिंगरप्रिंट्स की जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। यह केस हमारे लिए एक पहेली बन गया। अब महीनों की जांच के बाद भी पुलिस के पास कोई खास सुराग नहीं था, जिसकी वजह से दामदर परिवार के अंदर दुख था और गुस्सा फुट फुट कर बाहर निकल रहा था। पापा एक भले इंसान थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसी क्रूरता क्यों? हमें सिर्फ यह जानना है कि किसने और क्यों किया। अब इस घटना को करीब 6 महीने हो गए थे, लेकिन पुलिस अभी भी नाकामयाब थी, जिसकी वजह से इस केस को 6 महीने के बाद कोल्ड केस का दर्जा दे दिया गया था। हालांकि कई बार इन्वेस्टिगेशन हुई, रीओपन भी हुआ और 2018 के अंदर इस केस को लेकर स्पेशल टीम भी बनाई गई, लेकिन उस टीम के अंदर भी किसी को भी कोई सुराग नहीं मिला, यानी कि पूरी तरीके से पुलिस इस केस के अंदर नाकामयाब रही थी, जिसकी वजह से स्थानीय अखबारों ने इस परफेक्ट नाम दिया था और कई जगह पर उसने साफ साफ लिखा था कि यह पुणे पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी थी। अब आज 13 साल के बाद भी यह केस अनसॉल्वेड था। क्राइम एक्सपर्ट और पुलिस की कई सारी थ्योरी थी, जिसके अंदर 3 थ्योरी बहुत ज्यादा सरसी थे। पहली थ्योरी, यह क्राइम करने वाला कोई जानकार व्यक्ति था जो दमदार साहब की आदतों से वाकिफ था, शायद कोई रिश्तेदार हो सकता है, पुराना कर्मचारी या फिर नियमित विजिटर जो दामदार साहब के साथ डेली बैठक करता था। अब थ्योरी नंबर 2, कोई नशेड़ी या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने शायद अनजाने में ही इस क्राइम को हत्या के अंदर बदल दिया हो, लेकिन ये थ्योरी इसलिए भी साबित नहीं होती क्योंकि अगर ये कोई रैंडम क्राइम होता तो उसके अंदर इतनी क्रूरता नहीं होती, एक सिंपल सी स्ट्रेटजी के अंदर ही यह क्राइम को अंजाम दिया जाता। और लास्ट वाली थ्योरी ऐसी है कि शायद दमदार साहब ने अपनी इंजीनियरिंग कैरियर के अंदर कई सारे पुराने दुश्मन भी बना लिए होंगे, जिसकी वजह से बदले की भावना होगी, उसकी वजह से इस क्राइम को अंजाम दिया गया होगा। यह केस 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है: परफेक्ट टाइमिंग, लाइक ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस, और पुलिस की इनिशियल मिस्टेक्स। अगर पहले 48 घंटों में ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन होती तो शायद नतीजा अलग होता।
अब आज भी वासु परिसर के बंगला नंबर 12 में दमदार परिवार रहता है। अमित आज 38 साल का हो चुका है। साक्षी अब कॉलेज जाने लगी है, लेकिन उस रात का डर और सवाल आज भी उसके साथ ही है। रात को अकेले घर में रहने से डर लगता है। हर आवाज पर संदेह होता है। पापा जी का हत्यारा आज भी कहीं न कहीं है और हमें नहीं पता कि वो कौन है। अब दोस्तों ये केस पूरी तरीके से सॉल्व तो नहीं हो पाया, लेकिन हमारे सामने कई सारी थ्योरी तो रखता है, लेकिन उसके साथ कई सारे सवाल भी रखता है कि क्या ये कोई वाकई में एक रैंडम क्राइम था या ये कोई सोची समझी साजिश थी। क्या हत्यारा दमदार साहब को पहले से जानता था? क्या पुलिस वालों से कुछ अहम सुराग छूट गए थे या फिर पुलिस की ही नाकामयाबी थी जिसकी वजह से केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया? खैर दोस्तों, केस तो सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन अगर दोस्तों आपको ऐसी ही क्राइम वाली स्टोरियां देखना पसंद है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे यूनिक केस आपके सामने लाता रहूंगा। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।